नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिहार एट 9 पे। और आज हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर सागर। डॉक्टर सागर बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत ख्याति प्राप्त नाम है और हम सब ने इनको बहुत सुना है। और खास तौर से तब जब कोरोना की पहली लहर चल रही थी, उस दौरान इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा गीत लिखा, जिनको मनोज वाजपेयी साहब ने अपनी आवाज दी। और वो गीत था मुंबई में काबा। तो आज हम मिल रहे हैं अपनी विशेष अतिथि से, मुंबई में काबा फेम डॉक्टर सागर जी से। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी, आपका बहुत स्वागत है। जी जैसा कि हर बहुत। बार हम अपनी जी जी, जैसा कि हर बार हम अपने एपिसोड में ये करते हैं कि अपनी खास अतिथि के लिए कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में अर्पित करते हैं। ठीक उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम कुछ पंक्तियां डॉक्टर सागर के लिए बोलेंगे और फिर हम इस तरह से विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो जी सागर जी, आपके लिए कुछ पंक्तियां। मंजिल उन्हीं को मिलती है, वो कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात तो है। ये सागर जी के लिए मुझे लगता है बहुत ही प्रतिकूल तो ना कहें, बिल्कुल अनुकूल और फिट बैठता है। जिस तरह से इन्होंने संघर्ष की एक एक नींव और एक एक कड़ी को जोड़ के अपनी जिंदगी को एक नया मुकाम दिया है। उस लिहाज से मैंने खास तौर से ये पंक्तियां उनको अर्पित की है। तो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत से पहले हम बताते चले सागर जी का परिचय। डॉक्टर सागर जेएनयू से हैं। इन्होंने अपनी लगभग प्रारंभिक शिक्षा बलिया से पूरी की है और उच्च शिक्षा के लिए ये जेएनयू आए। बाद में इन्होंने काफी लंबे समय तक पीएचडी और उच्च शिक्षा को अपना बहुत सारा लंबा वक्त दिया है। एमफिल किया इन्होंने, पीएचडी किया और इन्होंने अपनी पीएचडी साहिर लुधियानवी को समर्पित की है, उनके गीतों को। और खास तौर से उनके उनके गीतकार जो थे साहिर लुधियानवी, उनके गीतों को इनका पीएचडी समर्पित रहा। और लगभग इन्होंने 1 दर्जन गीत लिखे हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं बता दूं कुछ एक फिल्में जिसके लिए इन्होंने वो गीत लिखे हैं: अनारकली ऑफ आरा, बॉलीवुड डायरीज, मैं और चार्ल्स, सेटर्स, लाली की शादी में लड्डू दीवाना। ये कुछ एक ऐसे फिल्म है, चुनिंदा फिल्म है जिनके लिए इन्होंने गीत लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित मनोज वाजपेयी की रैप सॉन्ग जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की है, बम्बई में काबा लिखा और उसे बहुत ख्याति प्राप्त की। इलैया राजा, सलीम सुलेमान और विपिन पटवा जैसे मशहूर संगीतकारों की धुनों पर इन्होंने गीत लिखा है। भारत और पाकिस्तान के लगभग सभी प्रतिष्ठित सिंगर डॉक्टर सागर के लिखे गीतों को गा रहे हैं और गा चुके हैं। और अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, पपोन, राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, सुरेश वाडेकर, इतनी लंबी फेहरिस्त है कि मैं कितने नाम गिनाऊं। इन सब के लिए इन्होंने गीत लिखे हैं और इनके साथ काम करने का अनुभव भी साझा किया है। साथ ही इन्हें बहुत सारे अवार्ड और सम्मान भी मिले हैं। और उन सम्मानों और अवार्डों की भी फेहरिस्त बहुत लंबी है। बट कुछ एक अवार्ड जो मैं आप अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। 2016 में फिल्म बॉलीवुड डायरीज का एक गीत, ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए, इसको बीबीसी और ललन टॉप के टॉप 10 में लिरिक्स में इसको शामिल किया गया। बंबई में काबा के लिए इनको पुरवैया सम्मान मिला है। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल के द्वारा इनको वाग्धारा 2021 अवार्ड मिला है। और इसके साथ ही इन्होंने डॉक्टर साहिर लुधियानवी को अपना आदर्श मानते हैं। और ये हमारी एक्चुअली संक्षिप्त परिचय का सिलसिला रहा। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सागर से। एक बार फिर और पुनः स्वागत है डॉक्टर साहब आपका इस कार्यक्रम में। जी बहुत तो शुक्रिया। हम शुरुआत करें कुछ एक पंक्तियों से। आपकी कुछ एक पंक्तियां हमारे दर्शकों की तरफ से ये विनती थी, अनुरोध था कि ये कार्यक्रम की शुरुआत उनकी पंक्तियों से की जाए। तो हम डॉक्टर सागर से अनुरोध करते हैं कि वो कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं और फिर इस तरह से हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कुछ सवाल भी और सीधे सवालों के जवाब भी। ओके, तो जी सबसे पहले दर्शनी प्रिय आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए, और मेरे जी तमाम चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले मुझे सुन रहे हैं। मेरा सलाम पहुंचे आप सबको। तो मैं जो लाइन में क्या पढ़ूं, मैं शुरुआत करूं यूं कि अ, एक कविता मैंने लिखी थी, मतलब बचपन जी की है वो, कि किशोरावस्था के वक्त की है। जो काहे कविता लिखी थी मैंने,
और जी, उसकी कुछ लाइनों से मैं शुरू करूं कि हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान, काहे सुगवा सुगिया के दौरे ठोरवा के छुए खातिर। क्या बात है। काहे सुगवा सुगिया के दौरे ठोरवा के छुए खातिर, काहे बेकल महुआ बाटे भोरही में छुए खातिर। काहे बेकल महुआ बाटे भोरही में छुए खातिर, काहे लैला मजनू बन के दे देला दोसरा पर जान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। क्या और बात हम है, क्या बात पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। बहुत 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 शानदार। सागर जी ने वो पंक्तियां गुनगुनाई हैं और मेरे ख्याल से इनकी कविता की डायरी की वो पंक्तियां हैं जो ये अक्सर लिखा करते थे। और हाल के दिनों की कविता है, मैं ये जानना चाहूंगी या बहुत पुरानी कविता है ये आपकी? ये 11वीं क्लास में जब मैं पढ़ रहा था ये तब की है। जी, और जब बिल्कुल। मैं जेएनयू में सुनाया तो केदारनाथ सिंह ने हिंदुस्तान में एक आर्टिकल लिखी है, इसी कविता को लेकर लिखी है। मैंने उनके साथ एक पोएट्री का मंच शेयर किया था, तो हिंदुस्तान में एक लेख मेरे ऊपर उन्होंने लिखा है इसी बहुत पे। बढ़िया। डॉक्टर सागर, बातचीत का सिलसिला आगे जारी जारी रखते हैं और कुछ एक सवाल आपसे करते हैं। जी अम, क्योंकि कहते हैं कि कविताकारी और गीतकारी ऐसे फनकारों की अदा है जो जो ये रूहानी ताकत की अदा है। कहते हैं कि जिनके अंदर रूहानियत होती है वो गीतकार होते हैं, वो कविताकार होते हैं, वो लेखक होते हैं और वो सृजन करते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो निर्लिप्त भाव से कहीं शांत विचारधारा का व्यक्ति है, जो जो नीरव है, जो शांत है, जो दच्चित है अपने कार्य में, तो वैसे व्यक्ति से, वैसे प्रकृति के व्यक्ति से एक पुरवैया स्टार बनने का सफर वो कैसे कैसे हुआ? एक डॉक्टर सागर सीधा और सरल और विनम्र प्रवृत्ति का व्यक्ति वो कैसे एक पुरवैया स्टार बन गया? ये बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए इसमें क्या है कि मैं बचपन से गीत लिखता रहा हूँ। मैं जब दूसरी कक्षा में था तो गीत में तब से लिख रहा हूँ। और जी, लोक जीवन के जो पारंपरिक गीत हैं, कजरी, जी, सोहर, झूमर, चैता, फगुआ, जतसार, ये जितनी पारंपरिक रचनाएं हैं, उनको मैं जी, गाता गुनगुनाता रहा हूँ। जी, और उसी वक्त में मेरे जहन में एक चीज और थी कि पढ़ाई बहुत ढंग से होनी चाहिए। जी, तो मैं जो जिन गीतों को मैं गाते हुए आगे बढ़ा हूँ, उसके पीछे यूनिवर्सिटीज का हाथ है। मैं अगर बीएचयू और जेएनयू नहीं पहुंचता तो जी, वो मेरे साथ ही जो मेरे साथ भी गीत गाते थे। मेरी एक नाटक मंडली भी थी, एक नौटंकी मंडली जिसको बोलते हैं, वो भी मैंने बनाया था। एक बिरहा का दल भी बनाया था। वो सारे साथी बिछड़ते चले गए और वो इस विधा में फिर नहीं आ पाए। लेकिन मैंने अपने एकेडमिक प्रोसेस को हमेशा दुरुस्त रखा। और यूनिवर्सिटीज में गए तो वहां से आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटीज में, वो भी बीएचयू जेएनयू, दो बड़ी यूनिवर्सिटी में आप पहुंच गए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। अपने जी, ख्वाबों जी। को, रास्ते खुल जाते अपने हैं। पंख लग जाते हैं तो आप पहुंच जी। जाते हैं। तो इसमें विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा हाथ है मुझे यहाँ तक बस पहुंचाने सवाल सवाल ये है डॉक्टर साहब कि चूंकि जो सफर जेएनयू और बीएचयू से शुरू हुआ, वो सफर मुंबई तक जाकर खत्म हुआ। तो ये सफर कितना जद्दोजहद भरा था। आज भी कई कलाकार हैं, फनकार हैं, जो लगातार संघर्ष की आंच में खुद को झोंके हुए हैं, बट वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं, वो आज के कलाकार और जो संघर्षरत कलाकार हैं, कि भाई डॉक्टर सागर ने वो तरक्की कैसे हासिल की, वो मुकाम कैसे जिद से हासिल की, वो उसकी जरा जिक्र, उसकी चर्चा करें। ये जेएनयू से मुंबई तक का सफर, ये कैसा रहा और कैसे हुआ? ये जेएनयू आते ही अपने सपनों को पंख लग जाते हैं। हमारे जो ख्वाहिशात होते हैं वो मुकम्मल होते हैं। हम जो सपना देखते हैं कि हमें ये करना है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल मैं जेएनयू के उन तमाम दोस्तों का आपके मंच से मैं शुक्रगुजार हूँ कि जी, जिन्होंने मुझे मुंबई में टिकाए रखा। आप यहाँ पे मुंबई बहुत ही महंगी जगह है, महंगा शहर बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो यहाँ रहना खाना हर चीज बहुत महंगा है। लेकिन मेरे जेएनयू के जो दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट, मेरे बैचमेट, ये जितने हैं सबका बहुत प्यार है मेरे प्रति। और
मेरी सारी मदद वही सब की है। अगर वो मदद मेरी क्या नहीं बात है। करते तो मैं मुसलसल यहाँ टिक करके गाना लिखने के लायक नहीं बचता। मैं भी बिल्कुल भाग बिल्कुल। पे नौकरी करता, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में अकेला कमाने वाला हूँ। एक बड़े परिवार में 16 मेंबरान के परिवार में मैं अकेला कमाने वाला हूँ। क्या तो बात। मैं इतना लंबा स्ट्रगल नहीं कर सकता था। मुझे अपने माता पिता, अपने भाई बहन, भतीजा भतीजी, तो सबको मुझे देखना था। तो मैं ये स्ट्रगल कभी नहीं कर सकता था। मुझे इसे छोड़ करके नौकरी में जाना ही पड़ता, मुझे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढना ही पड़ता। लेकिन आपके मन से मैं तमाम उन दोस्तों का शुक्रगुजार, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बम्बई में काबा तक पहुंचाने में मेरी मदद पहुंचाया। की। और हाँ, उसमें हाँ, डॉक्टर सागर का भी अपना रोल, अपनी भूमिका रही कि उन्होंने जिद ठानी, उन्होंने हार नहीं मानी। सवाल ये हाँ, भी है कि आप कितना जिद करते हैं। हाँ, मैं जिद्दी तो रहा बचपन से ही। मतलब जी जी। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं कभी गीतकार बनने की जिद नहीं पालेगा कोई भी। वो यही जिद पालेगा कि वो नौकरी में जाए। जी। और उसके लिए चीजें आसान है। बीएचयू और जेएलयू पहुंच गए तो आप नौकरी तक भी पहुंच सकते हैं। आसान है आपके लिए, मेहनत करेंगे रास्ते तो आसान हो आप। जाते हैं। लेकिन वही था कि जिद थी बचपन की। मैं तो बचपन से ही चाहता था कि मैं गीत लिखूं, मुझे नौकरी न करनी हम्म। पड़े। मैं कभी नहीं जी। चाहता था कि मुझे नौकरी करनी पड़े। मैं चाहता था कि गीत लिखूं, और मैं ये भी बोलता था कि गीतों से मेरा घर बने। तो मैंने जो बलिया में मेरा घर बना है, वो जी। मेरे लिखे गीतों के पैसे से ही घर बना है। क्या बात है, शानदार। क्या बात है। मैं हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपको, और निश्चित ही आपसे प्रेरणा भी ग्रहण कर रहे होंगे कि जी, जी, उन्होंने उन्होंने आपके संघर्षों को आपकी जुबानी सुना और सुन भी रहे हैं, और आगे मुझे लगता है तमाम वैसे लोगों के लिए ये एक एक नजीर है कि आपने किस तरह उस संघर्ष के दौर को जिया और मुकम्मल एक एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात थी। ये शिद्दत सब में नहीं होती, और ये मुझे लगता है आपकी शिद्दत ने ही आपको वहां तक पहुंचाया है जहां तक आप पहुंचने की ख्वाहिश बिल्कुल। रखते मैं हैं। कभी मतलब इसी मुंबई में ऐसे हालात रहे कि क्या खाएंगे, और ऑटो से जाएंगे तो खाने का पैसा खत्म हो जाएगा। और मुंबई की इस मूसलाधार बारिश में नाले गड्ढे इतने हैं कि कभी कभी डर लगता था कि मैंने गलत फैसला लिया है। और मेरे जी जी। बहुत सारे दोस्तों ने जो मेरी मदद की, वो भी मुझे सलाह देते थे कि आप छोड़ दो, अब रहने दो, ज्यादा हो गया, हम्म। इतना देख लिए ना। तो बहुत टूटने पर भी मैं लौटा नहीं। मैं बहुत टूट गया था। मैं ट्रेन से, लोकल ट्रेन का की कीमत 4 रुपये 5 रुपये होती है। जेएनयू से पीएचडी करके आप इस मकाम पे पहुंच जाए, इस हालात में पहुंच जाए कि लोकल ट्रेन से जाने के लिए बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास पैसे न बचे, तो आदमी कितना टूटेगा। कि जिसके बिल्कुल। साथ सब बड़े पदों पे हैं और बड़े डेजिग्नेशन पे हैं, और मैं जी जी। लोकल ट्रेन से जाने की स्थिति में नहीं हूँ। तो तमाम तोड़ने के मकाम आए कि मैं टूट सकता था, लेकिन मैं नहीं टूटा। मैं मतलब खुद भीतर की को शक्ति ने आपको थामे रखा, आत्मबल ने। वो, वो जो लिखने का और वो जो मेरा जुनून था, मेरी पोइट्री का, वो मुझे यहाँ वो मुझे थामे रखी। जी जी। सागर जी, बातचीत के सिलसिले में मुझे याद आया कि एक वो भी दौर था जब सागर को कैंपस या ऑफ कैंपस नकार दिया जाता था। जैसा सुनने में आया कि उनको दर्शक या श्रोता नहीं मिलते थे, वो अपनी कविताओं को लोगों को बुला बुला कर उनको सुनाते थे और कहते थे कि थोड़ा वक्त निकालो दोस्त और मेरी कविताएं सुनो। आई डोंट नो ये कहाँ तक सच है, क्योंकि आपकी जीवनी में मैंने पढ़ा और देखा और सुना है। इस बात की पुष्टि तो आज खुद सागर करेंगे। तो उस दौर से निकल के और एक जब आप एक बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं, तो वैसे लोगों की प्रतिक्रिया में कितना फर्क पाते हैं? वही लोग जो कभी आपको नकारते थे और आज वही लोग जो आपको, आपकी सफलता को देखते हैं, तो कितना बदला है वो समाज आपकी सफलता से? अब ये जो बात है कि मैं सुनाना चाहता था पकड़ के, ये सच नहीं है। ओके। मैं कभी ऐसा नहीं रहा। बीएचयू से लेकर जेएनयू तक मैं कविताएं सुनाता था, और एमए के ही दरमियान मेरी कविताओं पे बातें होने लगी थी, और केदार जी ने लिखा मेरे ऊपर, और वो चर्चे में मैं आ गया था। मतलब ये तो स्वीकारोक्ति वहीं से मिलने लगी थी, एमए छात्र के ही जीवन टाइम से में, ही? एमए फर्स्ट ईयर में ही शायद,
एमए फर्स्ट ईयर में 99 2000 की बात है कि जहां मेरी एक मजबूत पहचान बन गई थी मेरी कविताओं से, और मैं भोजपुरी ही लिखता था। मैं जेएनयू के पीएचडी तक मैंने भोजपुरी ही लिखी है जिंदगी में, जब से लिखना शुरू किया। हिंदी में पहली बार मुंबई आके लिखा, मैं कभी हिंदी में लिखा नहीं था। मेरे दोस्त का धर्म नारायण यादव का नाम लूंगा, मेरा क्लासमेट है, वो बोलता था कि देखो तुम भोजपुरी लिखते हो लेकिन अब हिंदी में कैसा कर पाओगे पता नहीं। वो बोलता था कि भोजपुरी में तो तुम जबरदस्त, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन हिंदी में पता नहीं है कि तुम क्या, कैसे तुम्हारे मेटाफर आएंगे, तुम्हारी तशबीह कैसे बन के आएगी, ये पता नहीं था। और मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। मैं जब लिखा तो मुझे पता चला कि मैं लिख सकता हूँ उसमें। तो मैं कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं, बहुत सारे जो कवि जिनको श्रोता चाहिए, मेरे जेएनयू के दोस्त जानते हैं, वो पार्टी रखते थे और उस पार्टी में मैं सुनाता था कि आज एक डिनर पार्टी है, घर में दोस्त हमारे जो होते थे क्लासमेट खास तौर से, तो मैं ऐसे ही सुनाया। कभी मतलब मैं मुहताज नहीं रहा श्रोताओं का कि मुझे इसी बहाने जी इसी बहाने आपने आज आपको मैं बात बताऊं कि मैं जब गांव में था तो मेरे गांव में कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाते थे कि मैं कविता नहीं सुना रहा हूँ, और मुझसे बात नहीं करते थे। ये मुझे बोलते थे कि वो वाली कविता सुना दो, तो मैं बोलता अभी नहीं सुनाऊंगा। तो वो नाराज भी होते थे कि देखो ये नहीं सुनाता है कविता, बहुत ये है, ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है। तो ऐसा रहा है, मैं श्रोताओं की कमी कभी नहीं, लेकिन जब बातें चलती हैं तो हर तरह की बातें होती हैं। तो किसी ने अच्छा है, आपने इसी बहाने इस र्यूमर पे विराम भी लगा दिया, तो ये अच्छी बात है, हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंच गई है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ ऐसे जरूर थे कि वो बहुत सीरियसली नहीं लिए। कुछ ऐसे भी मेरे जेएनयू के साथी रहे और बीएचयू के कि अरे यार ये क्या कर रहे हो, ये बंद करो धंधा कविता लिखने का, अच्छे से तैयारी करके नौकरी में जाओ, ये क्या शुरू कर दिया। तो मैंने उसी रिजेक्शन की बात की। हाँ, मजाक भी कुछ लोगों ने उड़ाया और कुछ लोगों ने ऐसा किया, लेकिन आज वो सारे दोस्त मुझे प्यार करते हैं, सब जुड़े हैं मुझसे, मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्तों का, उनके दोस्तों का। बहरहाल सवाल तो बहुत सारे हैं और आपने अच्छा किया, इसी बहाने अपने उन दोस्तों के सवालों पे भी आपने वो प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ऐसा नहीं था कि डॉक्टर सागर को कभी श्रोताओं की कमी हुई हो, बल्कि उनके चाहने वाले बहुतेरे थे और हर जगह फैले थे, कैंपस से लेकर बीएचयू से लेकर जेएनयू तक। उनके उनके जो प्रशंसक हैं उनकी श्रृंखला बहुत लंबी थी। ये जानकर अच्छा लगा होगा हमारे दर्शकों को। सागर जी, मैं पीछे कहीं पढ़ रही थी, वहां कार्ल फाउन को मैंने पढ़ा, जो कि नेपोलियन के वक्त के एक सामरिक विशेषज्ञ हुआ करते थे। उन्होंने कहीं लिखा है, बड़ी मजेदार बात उन्होंने लिखी कि भाई ऐसे किसी व्यक्ति को युद्ध पे लिखने का हक नहीं है जिसने स्वयं युद्ध न लड़ा हो। तो अगर हम ये कार्ल फाउन की बात मान ले, तो क्या ये प्रश्न नहीं उठता कि जो लेखक है, जो कवि है, जो कथाकार है, जो सृजनकार है, वो सिर्फ भोगे हुए सच को लिखता है, यानी जिसने भोगा वही लिख सकता है, बाकी किसी और को शून्यता को उठाने का, असीम तक पहुंचने का हक नहीं। तो हम ये मान के चले कि डॉक्टर सागर ने वही लिखा जो उसने भोगा। इसमें दो बातें हैं जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ। वो ये है कि इस पे तो एक बहुत बड़ी बहस भी चली थी आज से 15 साल पहले, राजेंद्र यादव ने, और भोगे हुए सत्य को लेकर के आप भी वाकिफ होंगी उन बहसों से। जी। हाँ, कि भोगे हुए सत्य को ही आदमी लिख सकता है। बट मेरा मानना है कि खास तौर से जो मैं फिल्मों में लिखता हूँ, तो ये एक क्राफ्टिंग है जिसमें हमें सिचुएशन को समझ के जी, मुझे मोहब्बत में कभी झटके नहीं लगे और मुझे कभी किसी ने डिच नहीं किया जी, लेकिन मैं लिख दूं तो लगेगा कि सामने वाले का दिल टूट गया है, और बिल्कुल मैंने टूटे हुए भी मतलब वो चीजें मैं लिख सकता हूँ। आपने प्रेम गीत भी लिखे हैं? मैंने प्रेम गीत भी लिखे, मैंने प्रेम भी किया और प्रेम गीत भी लिखे। मुझे कभी किसी ने चीट नहीं किया, धोखा नहीं दिया, लेकिन मैं उस धोखे पे लिख सकता हूँ। ये एक टेक्निक है सिनेमा में, सिचुएशन की एक टेक्निक है। मुझे समझाया जाएगा उसने तोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, और तो वो उसको हम जज्ब करेंगे,
उस सिचुएशन को हम जज्ब करेंगे। तो नहीं, सवाल सवाल मैं आपको रोकना चाहूंगी सागर जी, सवाल यही तो उठता है कि निर्मल वर्मा कहते हैं कि निर्मल वर्मा ने प्रेमचंद की तरह नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने ग्रामीण परिवेश को नहीं जिया। तो क्या ये सत्य है कि लेखक वही लिखता है जो भोगता है? तो इस कथन के आलोक में अगर होगा हम नहीं, देखें, देखिए कभी प्रेमचंद भी होरी का जीवन नहीं जिए होंगे, कभी होरी तो बट वो थे नहीं, परिवेश में तो रहे ना। जी जी लेकिन ऑफ कोर्स वो जो परिवेश है उसी से जी वो कहानी बन के आएगी। भले वो कमरे में बैठ के, कोई प्रेमचंद ऐसे वैसे आदमी तो थे नहीं कि जी खेतों में काम करने वाले आदमी तो थे नहीं, तो वो बहुत अच्छा जीवन जीने वाले आदमी थे प्रेमचंद। आप पढ़ेंगे उनके बारे में ढंग से, बहुत सारी चीजें हैं, इंक्वायरी करेंगे तो निकल के आएगा। तो तमाम लोग हैं जो अच्छा जीवन जीते रहे और लिखते रहे, लेकिन वो जमीन, वो शब्द, कहानी, फणीश्वर नारायण महिला आंचल ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में पैदा होते तो नहीं लिख सकते हैं। वो जमीन तो जी चाहिए ही। बंबई में जी का बा 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बनी टेम्पू में। ये 2 बीघा की समझ और जो मजाक होता है कि इनका तो 52 बीघा पुदीना बोआता है और इनका तो 2 बीघा में घर है। लोग जी बोलते जी हैं थोड़ा सा ही, थोड़ा बड़ा होगा तो उसको बोल देंगे अतिशयोक्ति में कि 2 बीघा में घर है। ऑफ कोर्स वो भाषा, वो जबान, वो परिवेश वो रहेगा तभी तो उसकी शब्दावली जी और जी वो जी समझ जी होगी। प्रेमचंद को होरी के बारे में कि गांव के लोग कैसे जीते हैं वो समझ नहीं होगी तो वो नहीं लिख सकते हैं। मैं उसी पे आ रही थी सागर जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपके भीतर जो एक कविताओं का बहुत बड़ा एक व्यापक फलक है, एक एक कैनवस बनाया है, आपने गीत के माध्यम से अपने अंतर्मन को उकेरा है। तो उस फलक में कहीं ना कहीं तो वो सागर होगा जिसने वो ग्रामीण परिवेश में अपने आप को ढाला होगा या जिया होगा। उस मिट्टी की खुशबू उसके भीतर तक आई होगी और वो मुंबई तक पहुंची होगी। तभी तो उसने इस कैनवस को रंगों से भरा होगा। तो कहीं ना कहीं वो ताल्लुकात तो है कि आप। ताल्लुकात क्या मतलब, गहरे जिया है लोक जी जीवन को। तो वो जो चीज निकल के आ रही है वो तो ऑफ कोर्स मैंने मतलब 12वीं तक तो 18 साल की उम्र तक गांव के अंदर ही रहे। मैं तो गांव के बाहर भी कहीं नहीं गया हुआ था, तो खूब भोगा है माटी का जो जीवन है उसको जी जी बखूबी मैंने भोगा है, इसलिए वो चीजें आ रही हैं। लेकिन मतलब मैं सिनेमा पे एक्चुअली आ गया था। मैं वहां से बात करते हुए, आप जी कविता की जी बात जी कर रही हैं, वो बिल्कुल आप जी सही कह रही हैं कि मैं वो जी गांव में वहां नहीं रहता। मैं तो बोलता हूँ कि अगर मेरे फादर अगर कहीं शहर में होते और तो मैं शायद आप जी जी तो मैं जी जी दिल्ली में रहता या कहीं और, तो मैं कभी नहीं लिख सकता इन चीजों को। तो ऑफ बिल्कुल। कोर्स वो तो सही बात है कि मेरी परिवेश मेरी तो बात वही थी कि मर्म जो समझता है वही उसको ढाल सकता है गीत में या कविता में। मैं वहीं तक बिल्कुल पहुंचना चाह जरूरी रही नहीं थी। कि हम भोगे, लेकिन हम उस परिवेश में हैं तो उसको देख रहे हैं। हम जी मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। जरूरी नहीं कि मैं भोग रहा हूँ, मेरे पड़ोसी भोग रहा है। और हम पढ़े लिखे हैं, चाहे मेरे भीतर वो क्षमता है, लेखन की क्षमता है, तो मैं पड़ोस में कोई ऐसी औरत है कि जिसकी सास उसको टॉर्चर करती है और उसको दहेज के लिए मारा पीटा जाता है, तो मैं उसकी संवेदना में जाके मैं उस दर्द को उकेरूंगा। जी जी तो जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो चीज और ये मुझे जरूरी है। दिखाई। जी। जी। कोई ऐसी घटना सागर जी जिसने आपको उद्वेलित किया हो कि सागर को गीतकार ही बनना है, एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनना है? एक डॉक्टर सागर को सिर्फ और सिर्फ गीतकार और कविकार बनना है, कवि बनना है? कोई ऐसी घटना जिसने आपको प्रेरित किया हो, उद्वेलित किया हो, बचपन की कोई ऐसी घटना कुछ याद हो तो साझा करें हमारे दर्शकों से। या फिर यूं ही ये सिलसिला चल पड़ा कि नहीं भाई कविता गोई करनी है और कविता गोई के साथ ही जीना है आगे? ये चीजें मुझ में बचपन में, तो जब चूंकि मैं दूसरी क्लास में पढ़ रहा था तब से लिख रहा हूँ, तो ये ओह समझ तो आएगी नहीं कि कहाँ से क्यों। उस उम्र में ऐसा भी नहीं कि प्यार हो गया हो तो हमने, लेकिन मुझे तो मतलब प्यार की समझ 10वीं क्लास तक नहीं थी कि ये क्या होता है, मुझे कोई समझ नहीं थी। मैं इस मामले में अनाड़ी था। मैं अपने बड़े भाई का क्लासमेट भी हूँ, तो कम उम्र में मैं अपने भैया का क्लासमेट हूँ। तो ओह मैं उनके पीछे पीछे चलने वाला आदमी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं एकदम अनाड़ी जैसा उनके पीछे पीछे चलता था, मेरा बस्ता भी वही ढोते थे। और जी जी जब मैं जेएनयू आ गया तो भी मेरा सामान वही ढोने का काम। मैं निहायत ही अनाड़ी रहा हूँ शुरू से ही। तो मुझे कुछ ऐसी चीजें नहीं, लेकिन
मैं महसूस करता हूँ कि मेरे भीतर जो कविताई आई है वो खास तौर से जो मेरी माँ और चाची जो गीत गाती थी जाता चलाते हुए जतसार वो गाती थी, तो उसका वो जो रिदम था वो पूरे जतसार में घर 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 की जो आवाज उस आती दौरान है, गाती थी। जी, तो जी। वो मुझे बहुत कर्णप्रिय लगती थी वो आवाज, और उसके साथ गीत मिलके आ रहा है। तो वो जो काफिया, मैं खास तौर से आपको बताऊं तो मैंने काफिया जत्सा से मैंने वो ओह! सीखी है काफिया। क्या और बात! मीटर जो आके एक तो मो बारी हो भोरी दोसरे पिया के हो चोरी, तो मीटर क्या इतना बात! करेक्ट है। तो मैंने, हाँ, मैंने लोक जीवन से, मेरी चाची जो बहुत गाती थी, मैं उनको नमन करता हूँ। कल उनका इंतकाल हो गया, कल उनकी डेथ हो गई। उनको मैं आपके इस नहीं मंच तो से, ये कह सक जी, जी। जी। हम सभी दर्शकों की ओर से उनको श्रद्धांजलि। हाँ जी, अ, विनम्रवत श्रद्धांजलि है चाची जी को इस मंच से कि जी, जी। मैंने वो बहुत, उनकी आवाज अच्छी थी, और माँ और चाची में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तो वो दोनों चलाती थी और दोनों मिलके गीत गाती थी। मेरी चाची बताती हैं कि मैं बहुत छोटा था तो मैं रोने लगता था, अगर गीत बंद हो जाए तो मैं रोने लगता था। तो इवन वो कहती हैं कि मैं गोद में लेके और मैं चलाती थी, और भले जुए से मुझे चोट लग जाती थी फिर भी मुझे उनकी गोद में होना होता था। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जी, भीतर जो गीतात्मकता आई है वो जी। जत्सार से आई है। और तो कह उसके बाद सकते थोड़ा हैं मैं, हाँ, मैं बड़ा होता हूँ तो मैं खेतों में काम भी करता था, धान रोपता था, तो धान रोपनी के गीत गाता था। ओह! तालाबा में बोले ले तलही चिड़ैया, सड़क पीछे बोले लाहो बनमोर। तो क्या बात है! काशी मियाँ एक मेरे गांव में थे, वो औरतों के गीत गाते थे, थोड़ा जनानापन उनमें था। तो वो आगे आगे गीत कढ़ाते थे और हम सब पीछे पीछे मजदूर की तरह पीछे पीछे दोहराते थे उस गीत को, जिसको जी, आज जी, जी। कोरस बोलते हैं। तो जी, जी। इन सारी चीजों ने मुझे बनाया। निश्चित ही ये कह सकते हैं कि मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं सागर जी, कि कहीं न कहीं उस मिट्टी की खुशबू आपके भीतर अभी तक पैठ बनाए हुई है, तभी आपने एक गीतकार के रूप में अपनी जो एक एक कलम चलाई है और अपनी कारीगरी दिखाई है, तो आप उस मिट्टी में धूसरित नहीं होते और मिट्टी में लिपटे नहीं हैं, तो शायद वो सुगंध अभी तक नहीं आती, जो आज हमें आपके रूप में देखने को मिल रही है। तो वो जी खुशबू वहीं की है और वो बचपना वहीं का है, वो लालित्य बोध वहीं का है, जो उस लोक जीवन से आया है, जिस जीवन को आपने जिया है वहाँ। जी जी। कुछ एक सवाल चूँकि अब आपने एक एक जीवन में स्थायित्व प्राप्त किया है और उस दिशा में अग्रसर हैं, स्थायी होने की दिशा में करियर के लिहाज से अगर हम देखें तो आपने काफ़ी गाने लिखे हैं और कई मशहूर गीतकारों के साथ आपके काम भी चल रहे हैं और भविष्य में बहुत सारी आपकी योजनाएँ भी हैं। मैं अगर बात करूँ मुंबई की, तो मुंबई एक चकाचौंध भरी माया नगरी है, ये तो आप भी जानते हैं। तो इस तरह की माया नगरी में एक एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हिंदी पट्टी का हो, जो सीधा-सा हो, विनम्र सा हो, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कही है, जो जिसको अपनी जो जो नेपोटिज़्म से बहुत दूर हो, जिस तरह ख़ास तौर से जिस हम नेपोटिज़्म की बात कर रहे हैं आजकल फ़िल्म जगत में ये शब्द बड़ा प्रचलित है। तो जिसका कोई आधार नहीं हो, जिसने खुद से अपनी मिट्टी और अपना मंच खड़ा किया हो, खुद को खड़ा करने के लिए उसने संघर्ष किया हो। उसके लिए कितना ये दुष्व दुष् दुष् अ, उसके लिए ये कितना दुष्कर कार्य होगा कि वो खुद को सर्वाइव कर पाए आने वाले समय में भावी योजनाओं के साथ वो खुद को खड़ा कर पाए। ये लड़ाई कितनी लंबी होगी? मैं आपको बताऊं कि मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री से ईमानदार इस देश में कोई भी ईमानदार, इतनी ईमानदार जगह नहीं। ये मेरा मानना है कि ये ऐसी जगह है कि खास तौर से जहाँ सिनेमा में नेपोटिज्म की बात है, वो एक्टिंग के फील्ड में है, क्रिएटिव फील्ड में। आप देख लीजिए उठा करके कि चाहे अमिताभ भट्टाचार्य हो, इरशाद कामिल हो, चाहे मनोज मुंतशिर हो, कोई भी है जो यहाँ आके काम कर रहे हैं, कोई पंजाब से आया है, कोई लखनऊ से आया है, कोई अमेठी से आया है, उस तमाम लोग जहाँ से भी आए हैं, पीछे भी आप जाएं तो शैलेंद्र
कहाँ से आए, साहिर साहब पंजाब से, जी, जी। किसी का एक लंबी यहाँ फ़हरिस्त है, एक लंबी फ़हरिस्त है गीतकारों फेरिस्त की। है, कैफी आजमी हुँ, आजमगढ़ से आए, सुल्तानपुर से मुजरू वाह! साहब आए। यहाँ पे जो क्रिएटिव फील्ड है उसके लिए इससे ईमानदार जगह नहीं हो सकती है। अगर आपको काम आता है, आपको अगर यह कारीगरी आती है, ये क्राफ्टिंग आती है, तो उस इससे बड़ा वरदान हो नहीं सकता है। यहाँ पे बस टाइम थोड़ा आपको लगता है वहां तक पहुंचने में, वहां तक सुनाने में। ऑफ कोर्स हम आए हैं, नए हैं, तो हमें सुधीर मिश्रा और अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, ये जितने लोग हैं वो उन तक पहुंचने में हमें टाइम लगेगा। अभी हमने कुछ किया नहीं है। अभी तो मुझे सबने बंबई में काबा के बाद बड़े बड़े डायरेक्टरों ने मुझे डिनर पे बुलाया, अप्रोच किए। अच्छा, क्या बात है। डिनर पे बुलाया कि हम आपके साथ आज डिनर करेंगे। बड़े डायरेक्टर जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उन्होंने ओह मुझे ग्रेट! बुलाया, घर पे खाना खिलाया। पहचान में टाइम लगती है, लेकिन किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, आपका ये बैकग्राउंड क्या है, कोई लेना देना नहीं। मैं जेएनयू से हूँ या सीधे बलिया से उठ के आ गया हूँ, कुछ पता नहीं है। मैं जब गया तो अरे, तो आप 10 सालों से हो यार, पहले क्यों नहीं मिले? सर आप नहीं जानते थे तो हम तो कई बार आपके गेट पे गए तो मुझे बुलावा नहीं मिला। बताया गया कि सर अभी बाहर है, विदेश में है। तो आपको मैं बताऊं कि इससे ईमानदार जगह नहीं है। आपको काम आता है और जो स्ट्रगल है उन तक पहुंचने का। जी, हम जी। एक बार पहुंचे सुधीर मिश्रा के पास, हम पहुंचे, मुझे मौका मिल गया सुनाने का। दासदेव का गाना ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंजिल जी, यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। जब उन तक पहुंचने का मुझे मौका मिला, सुनाने का मौका मिला, जी। उन्होंने कहा कि जिम मॉरिसन का गाना दिस इज द एंड और लियोनार्ड कोहेन का गाना है एवरीबॉडी नोज। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का गाना चाहिए अपनी फिल्म जी। के लिए, मेरा बस चले तो ये गाना मैं दिस इज द एंड मैं फिल्म में डाल दूं। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। धुन बनी। अब मैं तो कजरी सोहर झूमर की धुनों पे लिखते आ रहा था बचपन से, जी, तो जी। मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर मुझे जी जी। मॉरिसन टाइप की भी धुन होगी तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जी, मेरा आपने रियाज ढाल था लिया। है। मेरा जी, जी। रियाज है बचपन में कजरी सोहर झूमर की धुनों पे लिखने की, जी, जी। लिखने का रियाज है मुझे। तो विपिन पटवा म्यूजिक डायरेक्टर ने धुन बनाई ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जिन्हें मैंने उस मीटर पे लिखा। मुझे मौका मिला वाह! और गाना एक बार में सेलेक्ट हो गया। सर बहुत खुश हो गए और वो क्या फिल्म में बात! आया, आतिफ असलम उसे गाए। तो इस तरह से आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, आपका काम देखेगा सामने वाला डायरेक्ट। ये मार्केट है, उसको बेचना है, ये बाजार है, हम बाजार जी, में जी। उतरे। मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूँ। साहिर क्या बात साहब है! ने बहुत सुना है ना, शानदार। जी, तो जी, ये सर बाजार साहिर है। साहब से। सामने वाले को नहीं लेना देना, या बलिया से हो कि आप किस जात से हो, किस धर्म से हो, आप जेएनयू से हो या टाउन डिग्री कॉलेज से हो, कोई लेना देना। आपका काम बोलता है, काम आपका सामने वाले को समझ में आएगा, आपको वो तवज्जो मिलेगी। तो ये सबसे बिल्कुल। ईमानदार जगह है। आप मतलब जेएनयू मान या के चले। बीएचयू और कहीं से भी जी, आप टॉप भी कर जाएंगे, आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जी, आपको जी। काम आता है यहाँ, तो ईमानदारी से आपको काम दिया जाएगा। जी, जी। क्रिएटिव फील्ड तो में ये मान के चलें कि अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। बिल्कुल मतलब वहाँ अनुकूल। पे करियर को लेकर आप अनुकूल मुझे समझ परिस्थितियाँ हैं। सकती है, मेरे जैसा सीधा आदमी बोल रहा है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके ज़रिए हमारे दर्शक भी ये सुन पा रहे हैं, वो तमाम ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में अपना करियर तलाश रहे हैं, बनाने की कोशिश में हैं, जद्दोजहद में हैं। कई बार उनकी आत्मशक्ति ब टूट जाती है, आत्मबल जवाब दे जाता है कि नहीं देना है। निश्चित ही वो आज आपसे बातचीत करके आपसे प्रेरणा हासिल कर रहे होंगे कि आपने कैसे इतना लंबा सफ़र और बिना हारे हुए, बिना थके हुए मंज़िल तक पहुँचाया है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इंडस्ट्री में सभी का स्वागत है। कोई नेपोटिज़्म नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्कार्निशन नहीं, नथिंग। मतलब अगर हम ये मान के चलें कि परिस्थितियाँ अनुकूल हैं और काम आपका बहुत अच्छा है, तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। शायद यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी। सागर जी एक चीज़ और है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि
हम देख रहे हैं पिछले एक हाल के दिनों में हमने देखा कि भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी गीतों को लेकर एक खास तरह की का दृष्टिकोण लोगों के भीतर है। वो उन्होंने एक खास तरह का एक एक विचारधारा अपने भीतर रखा हुआ है कि भाई चूंकि भोजपुरी है तो अश्लील होगा। उसने उन्होंने भोजपुरी और अश्लीलता को पर्याय माना है कहीं ना कहीं। तो चूंकि अब तो आप बड़े गीतकार हो गए हैं और आप लिख भी रहे हैं, हिंदी में भी आपने स्विच कर लिया है भोजपुरी से। तो ये क्या लगता है भोजपुरी का भविष्य क्या है इंडस्ट्री में आने वाले समय में? क्या सच में भोजपुरी जो है अश्लीलता को छूती है कहीं, या कुछ लोगों ने इस तरह की विचारधारा ऐसी बनाई है या इंडस्ट्री नहीं में नहीं, कि ये तो भोजपुरी? यह दर्शनी, यह बहुत सच है कि जो गीत आ रहे हैं भोजपुरी में वो जी मतलब कि बिल्कुल ही अश्लील है, और जी जिसको सुन करके मन खराब हो जाता है, दुखी हो जाता है मन। उसमें मैं समझता हूँ कि जो खास तौर से जो यूपी बिहार से आए हुए डायरेक्टर हैं, जी ये जिम्मेदारी उनके ऊपर जाती है कि क्योंकि जो लोग भोजपुरी बेल्ट के जो लोग हैं, जो जी भोजपुरी जी। सिनेमा से जुड़े लोग हैं, उनको हम्म। इनकी यह चिंताएं नहीं है एक्चुअली कि जी उसको हम अच्छा बनाए। उनको अश्लील चल रहा है तो उसी में वो लोग गाने बना रहे हैं, गा रहे हैं। हम्म। उसके गीतकार भी उसी लेवल के हैं कि वो जो उसी तरह के गीत लिख रहे हैं। और इसमें उनकी स्वीकार्यता भी है। जी जिम्मेदारी बनते यूपी बिहार से आए हुए तमाम फिल्म निर्देशक कि वो जी हिंदी में काम करें तो कुछ उधर भी करें। तो उससे जी। जैसे मराठी में है कि मराठी के लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं और मराठी में भी काम कर रहे हैं, और मराठी में जी। वो लोग अवार्ड ले रहे हैं बड़े बड़े। और तो मराठी अगर में ये काफी लोग समृद्ध करें, रहा है बहुत ही उनकी समृद्ध मराठी है। कला काफी समृद्ध भोजपुरी है। का जी इतना इतना बड़ा कैनवास है, इतना जी चौड़ा जी जी कैनवास है भोजपुरी जगत का, कि अगर जी ये जी डायरेक्टर कोई भी फिल्म बना दे अपनी जी जी। मतलब मिट्टी को लेकर के, उस सोच को लेकर के, तो रातों हम्म। रात बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कोई जी रिस्क बिल्कुल। अब अनुभव सिन्हा जैसे डायरेक्टर ने बंबई में कहा बाप एक रैप बनवाया, बनाया, इतनी दूर तक बात पहुंची, लोगों ने इतना प्यार दिया उस रैप के लिए। जी तो इसी बहुत तरह से शोहरत अगर मिली काम बहुत। होगा तो जी जी। इसी क्योंकि तरह जिस तरह काम की होगा तो स्तरीय गीतकार है। जी जी। और कई मंचों से तो हमने ये भी सुना कि जिस तरह का ये रैप बना और स्तरीय रैप बना, जो गीत आपने लिखा मुंबई में काबा, इसकी ख्याति इतनी हुई कि सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में इसने परचम लहराया। और तब जाके कहीं ना कहीं इसने भोजपुरी को एक दोयम दर्जे से उठाकर ऊपर के दर्जे में बिठा दिया है। तो ये श्रेय डॉक्टर सागर को भी जाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस विचारधारा को बदला है कि भोजपुरी सिर्फ अश्लीलता नहीं है। भोजपुरी में या सिर्फ। इसका जी इसका असर हुआ है, और भी काम होंगे, मतलब मैं भी कर रहा हूँ इस फील्ड में, हम्म। अनुभव सर के साथ ही मैं कर रहा हूँ अभी। और भी तमाम डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे बुलाया जी है। तो मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में कि अच्छे से आएंगे, और मंच से तमाम मेरे श्रोता गीतकार होंगे, म्यूजिक डायरेक्टर होंगे, राइटर होंगे जी। जो सुन रहे होंगे। तो मैं इस हम्म। मंच से गुजारिश भी करूंगा कि वो लोग भी लिखें, अच्छा लिखें, और हम सब मिलकर के भोजपुरी गीतों एक को, स्तरीय भोजपुरी भोजपुरी को आगे बढ़ा। स्क्रिप्ट जी को, डायलॉग को खूबसूरत बनाए, उसको एक स्तर हम प्रदान करें, भोजपुरी जगत को, भोजपुरी सिनेमा को, साहित्य को हम मजबूत बनाएं। जी जी बिल्कुल। सागर जी, बहुत देर से कुछ हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि डॉक्टर सागर से गुजारिश की जाए कि वो मुंबई में काबा गाएं, या उसकी कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं, या फिर अपनी किसी प्रसिद्ध गीत को गाएं, या फिर मुंबई में काबा को गुनगुनाएं। तो उनके मन को रखते हुए मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर सागर से कि वो कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं और गीत के लहजे में, ताकि हमारे दर्शक भी नहीं, इसका मजा उठा वो सकें। तो जो बम्बई में काबा एक रैप है, तो वो जी रैप कुछ पंक्तियां जो जो मुझे याद आएंगी, तो जी। वो मैं सुनाता जाता हूँ कि हम्म। ना तो बम्बई में काबा। मैं थोड़ी सी कहानी भी बता दूं कि जी जी अनुभव सर ने जब मुझे 7 बजे शाम को फोन किया, जी जी। मेरे ख्याल जून के महीने की बात, अनुभव सिन्हा निर्देशक की बात कर रहे हैं आप, राइट? निर्देशक, हाँ। तो जी अनुभव सर ने, मैंने उनको मैसेज किया, और उसके जी बाद उनका फोन आया 7 बजे। उन्होंने लिखा था कि मैं 7 बजे फोन करूंगा। तो उन्होंने मुझे एक ट्रैक दिया, एक रैप का ट्रैक था वो, मेरे ख्याल से कोई अमेरिकन रैप का वो ट्रैक है। तो दादा दादा रादा दादा दादा दादा, ये मीटर ओ ऐसा था।
ओके। दा 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 रा दा 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 रा दा दा, ऐसा था। तो वो मीटर को मैं सुना, और सुनने के बाद मैं सो गया और मैं सुबह जगा, तो ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा, ये मीटर है वो बन के आया। ओके। वो जब और इस हम मीटर को जब जज्ब कर लेते हैं अपने भीतर, जी, जी। तो मेरे जो श्रोता सुन रहे होंगे उनको कि ये टेक्निक भी वो जान जाए कि जब आजकल सबसे ज्यादा मतलब ट्रैक पे ही गाने लिखे जा रहे हैं, तो जी, हम जी। पहले उस मीटर को जज्ब कर लेते हैं। वो जज्ब कर हुँ, लेंगे तो जो हमारे तसव्वुर होंगे, जो हमारे हुँ, तखय्युल हुँ, होंगे, वो उसी हुँ, हुँ। सांचे में आएंगे। क्या तो बात है! मैंने पहले जज्ब मतलब कर एक लिया। मूर्तिकार की भांति वो आपको साँचा ढालना है, उस हाँ, मिट्टी जैसे को, मूर्तिकार उस जैसे आप सांचे ढालें। में चेहरे को ढाल देता है, जी, पहले जी। सांचा बनना चाहिए, और सांचे जी, में जी, वो मिट्टी डाल के और चेहरा निकाल लिया, तो वो ऐसे जी। ही होता है। वो जब हम जज्ब कर लेंगे ट्रैक को, तो फिर उसी में हम बात करेंगे, तो उसी तरह जी, से बात बन के आएगी। तो ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा, 2 बीघा में घर बा लेकिन सूतल बानी टेम्पू में, दू क्या बीघा बात में है! घर बा लेकिन सूतल बानी टेम्पू में, आ जिंदगी यहाँ झुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। क्या बात है! मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, आप जियरा आजू अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में। केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के, केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के, आ के चाहेला एह तरे अपने के नर्वस आवे के। काबा ना तो बम्बई में काबा, बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटतानी, बन के जी, हम जी। सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटतानी, आ ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटतानी। और कुछ लाइनें हैं कि हमरे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत में, हमरे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत में, आ हम तो झोपड़पट्टी वाला हमरे खोली चुअत में। अब सब जाने हम तो भुइया लेकिन तोहार बहुते ऊंच सिंहासन बा, हम तो क्या बात है! भुइया लेकिन तोहार बहुते ऊंच सिंहासन बा, आ सब जाने ला केकरा चलते ना घरवा में राशन बा। क्या बात और है! यह समाज में देखा कितना ऊंच नीच के भेद आवे, यह समाज में देखा कितना ऊंच नीच के भेद हवे, और उनका खातिर संविधान में ना कोनो अनुच्छेद हवे। और है कि ए साहेब लोग आके देख सहरिया बबुआ का भेड़िया धसान लगे, आके देख सहरिया बबुआ का भेड़िया धसान लगे, आ मुर्गी के दरबा में जैसे फसल सभे के जान लगे। ए साहेब लोग, ए हाकिम लो हमरो कुछ सुनवाई बा, ए साहेब लो ए हाकिम लो हमरो कुछ सुनवाई बा, आ गांव में रोगिया मरत बाड़े मिलत नहीं दवाई बा, का बा क्या बात ना तो बम्बई में का बा। क्या बात है! बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। मुझे लगता है ये रैप काफ़ी लंबा है और आपने जो पंक्तियाँ गुनगुनाई है निश्चित ही वो बहुत प्रेरणादायी पंक्तियाँ हैं। मैं तो तसव्वुर में भी नहीं सोच सकती कि आपने इन पंक्तियों को कैसे सोचा होगा, कैसे रिक्रिएट किया होगा और कैसे उस सांचे में ढाला होगा। ये बहुत मेहनती कार्य है, इतना आसान कार्य नहीं है। गीत लिखना या कविता को अपनी आवाज़ देना, मुझे लगता है ये हरक्यूलिस टास्क है और सागर जी ने ये कर दिखाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है और निश्चित ही हम आपके लिए तमाम शुभकामनाओं के साथ कि आप आगे भी इस तरह की के गीत लाएँ और भोजपुरी को वो स्थान दिलाएँ जिसकी वो निश्चित ही हकदार है। क्योंकि अभी तक वो स्थान मिला नहीं है भोजपुरी को, हम अगर इंडस्ट्री की बात करें या टॉलीवुड, बॉलीवुड या हॉलीवुड कहीं की बात करें, भोजपुरी आज भी 2M दर्जे की समझी जाते हैं और चूँकि आपने इस आख्यान को अपनी रुबायत का एक एक इल्म बनाया है, जो भोजपुरी को आपने एक कला के तौर पे साधा है, ये बहुत विरले लोग करते हैं और आपने लीक से अलग हट के किया है। क्योंकि अब आप हिंदी में आ चुके हैं, लेकिन भोजपुरी से आपकी शुरुआत थी तो ये बहुत अच्छा मुख्तसर कार्य था। मैं कहूँगी कि ये बड़ा अच्छा काम किया आपने कि भोजपुरी को उस स्थान तक ले जाने की कोशिश की और भोजपुरी ही क्यों? अगर ये सवाल हम करें तो मुझे लगता है ये ज़रूर कहीं न कहीं वो आंचलिक जुड़ाव रहा होगा कि आपने भोजपुरी को ही अपनी गीत में ढाला। हिंदी को बाद में आपने अपनाया। ख़ैर आपकी गीतों का हमारी बातचीत के सिलसिले के ज़रिए हमने आपकी संघर्षों की कहानी जानी, आपके गीतों के बारे में सुना। भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? डॉक्टर साहब कुछ बताएँ
किस तरह की योजनाओं पे काम चल रहा है आजकल? भविष्य में क्या चल रहा है? किस तरह की योजनाएँ हैं जिस पे आगे और भी इससे बढ़िया और बेहतर सुनने को मिलेगा हमें, एक दर्शक के तौर पे? और किन-किन निर्देशकों के साथ कुछ परियोजनाएँ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम चल रहा है? हाँ, कुछ तो मतलब तो अनुभव सिन्हा सर के साथ ही मेरा काम चल रहा है, उनके जी। साथ चल रहा है। और बाकी हिंदी के ही प्रोजेक्ट हैं कि 4-5 फ़िल्मों के लिए अभी मैं गाने अभी जस्ट लिखा। अभी जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो 4-5 फ़िल्में मेरे पास हिंदी की आई हैं और उनके गाने मैंने किए। और फिर अगले महीने से, अगस्त से इलैयाराजा के साथ जो मेरा प्रोजेक्ट है, वो मेरा स्टार्ट हो रहा है। 10 गानों के बहुत साथ मैं बढ़िया। उनके साथ आ रहा हूँ। तो इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं। बहुत जल्द मेरे गीत आपको सुनने को मिलेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। हिंदी गाने आ अ, जी, जी। जितनी रफ्तार के साथ डॉक्टर सागर आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है, हमारी अपेक्षाएँ हैं, आशा है कि पूरा हिंदी पट्टी उन पे अभी भी गर्व कर रहा है, आगे भी पूरी हिंदी पट्टी को उन पे अभिमान होगा, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को अभिमान होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके कार्यों के चलते आपको पद्मश्री से भी नवाज़ा जाए आगे, आप जितना कुछ कर रहे हैं। निश्चित ही अवार्ड तो एक योजना है कि आपके कार्यों को सराहा जाए, लेकिन जितना आप कर रहे हैं अपनी भाषा के लिए, अपनी अपनी आंचलिकता के लिए, वो बहुत बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। चूँकि आप भोजपुरी में लिखते भी हैं, मेरे पास तो हमारे पास समय की कमी है और आपके पास भी समय की रिक्तता है, तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमारे नौजवानों को, जो हम संघर्षरत नौजवान हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ संदेश ऐसा कि वो अपनी हिम्मत ना हारें। कुछ ऐसे लोग जो वहाँ आना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक मजबूरियाँ उनके साथ है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? क्या संदेश है आपकी तरफ से? और देखिए, आज आज का जो वक्त है, खास तौर से मैं राइटिंग की बात करूं, म्यूजिक, सिंगिंग और लिरिक्स राइटिंग, म्यूजिक और गायकी, ये चीजें अभी बहुत कठिन नहीं रह गई हैं। पहले जब मैं आया, मैं 10 साल पहले आया, तो बहुत कठिन था ये सब कुछ। अभी बहुत, जो यूट्यूब चैनल अपना है, हर कोई बना के मशहूर हो सकता है। और कहीं बिल्कुल। बड़ी ये अच्छा जगहों से प्लेटफ़ॉर्म है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपने प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। और जी। खास तौर से मैं राइटिंग की दुनिया में बात करूं तो मुझे लगता है कि जितना हमारा अध्ययन होगा, हम जितना अच्छा जी, अध्ययन करेंगे, हम अपने जी। फोक से जुड़े। और उसके हुँ, साथ जितने बड़े राइटर हैं, गद्य के या पद्य के, सबका अच्छा अध्ययन होना चाहिए। हुँ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, शेख सादी और गालिब मीर से होते हुए तमाम फिल्म इंडस्ट्री के साहिर साहब, शैलेंद्र मजरूर, शकील, तमाम बड़े रचनाकारों को मतलब सुनना पढ़ना चाहिए। जारी रखें, पढ़ना और पढ़ाई जज़्ब करना जारी रखें। जी, बहुत पढ़ाई लिखाई से क्या होगा कि हमारा आपका हम ये कैनवस नहीं विस्तारित सोच होगा। सकते थे। हम लिखते जी, पढ़ते हुए ही हमारी सोच का दायरा बड़ा हुआ है। हम जी, हम जी। उसी भोजपुरी में बड़ी बातें सोचने लगेंगे, भोजपुरी भी लिखेंगे तो उसका ग्राफ बड़ा होगा। सिर्फ जी, जी। धनिया और बबुनी और ये सब नहीं करेंगे, हम बड़ी जी, जी। बातें लेके आएंगे और हमारा कैनवास बड़ा होगा, हमारे ख्यालों का कैनवास बड़ा होगा। हमारे अध्ययन से, जो इंटरनेशनल लेवल पे किताबें, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, सबसे हमको जुड़ना पड़ेगा। जुड़ेंगे तो हम बड़े विचार हमारी भाषा में आएंगे, तो वो उसका रेंज बहुत बड़ा होगा। जी, पढ़ना लाज़मी है, कहने का मतलब। हाँ, जी, जी, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जी। कहते हैं कि डॉक्टर सागर मुकद्दर का सिकंदर हो गए हैं। ये मैं नहीं, दर्शक कह रहे हैं। और निश्चित ही आप मुकद्दर के बादशाह बने हैं अपने संघर्षों से, अपनी पीड़ा को जज़्ब करते हुए, आगे बढ़ते हुए उस मंजिल को आपने पाया है। तो क्या डॉक्टर सागर वही सागर रहेंगे? एक मुकाम हासिल करने के बाद भी, तमाम मुकामों को छूने के बाद भी, क्या सागर सागर ही रहेंगे या फिर ये सवाल क्वेश्चन मार्क है? जी, नहीं, मैं तो, ये क्या होता है, ये फितरत है। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग हैं जो बहुत मसरूफ हो जाते हैं, वो भी लोग जी, ऐसे नहीं है। एक्चुअली जब मसरूफियत बढ़ती है, काम जी। बढ़ता है, तो उसमें आदमी फोन नहीं लेता है। और जैसे कि मैं घंटों बातें कर लेता हूँ अपने जेएनयू के दोस्तों और बीएचयू के दोस्तों से, खूब बातें करता हूँ। फिर ऐसा वक्त होता है कि कम बातें करनी होती है, फोन करेंगे लेकिन बोलना पड़ेगा कि नहीं, अभी बात नहीं कर सकते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि दूसरे लोग भी ऐसे ही होते हैं, काम बढ़ जाता है तो थोड़ा सा रिजर्व होना पड़ता है, नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो जी ऐसा जी लोगों को लगता है, और ये व्यक्तिगत फितरत भी होती है एक्चुअली, कि आप जिस तरह के होते हैं तो जी। वो फितरत कहाँ जाती है, और मैं तो मतलब नहीं लगता। सागर सागर ही रहेंगे, सागर में गागर भरने का काम करते रहेंगे। वो हाँ आम बिल्कुल। से खास वो आम से खास बनने की जो प्रक्रिया है, शायद उस प्रक्रिया में वो कहीं पीछे रहेंगे। मुझे लगता है वो खास बनने की जो प्रक्रिया है वो खास रहे, लेकिन अपने लोगों से वो जुड़ाव जारी रहे। मैं मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये अपेक्षा है कि जिस जिस मिट्टी ने आपको जोड़ा, जिस संस्कृति ने आपको आगे बढ़ाया, जिस संस्कार के बूते आप आगे गए, उस मिट्टी से आप जुड़े रहे हैं। ये हमारी नहीं, दर्शकों की भी अपेक्षाएं हैं कि डॉक्टर बिल्कुल। सागर साधारण बने हैं तो साधारण ही, असाधारण जरूर बने अपने कार्यों में, लेकिन साधारण बने रहें। तो हम भी ये अपेक्षा करते हैं। और चूंकि एक सवाल, अब चूंकि हम समाप्ति की ओर हैं और हमने अपने कार्यक्रम में ज्यादा वक्त भी ले लिया है, आपका भी ज्यादा वक्त ले लिया है, आपने हमने हमारे युवाओं के लिए भी कुछ संदेश दिया है जो वो सुन पा रहे हैं और उन्होंने सुना, और निश्चित ही उस पर वो काम भी करेंगे, अमल भी करेंगे। सागर जी ऐसा मानते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को एज अ बाहरी ट्रीट किया जा रहा है हमारी इंडस्ट्री में, तो क्या ये सच है? ये सवाल कहीं से आया है, इसलिए मैंने सोचा आप इस पटल पे ये सवाल डाल दूं कि वैसे लोग जो बाहर और हिंदी पट्टी या यूपी बिहार से आ रहे हैं, इवन दो उनमें बहुत टैलेंट है, बावजूद इसके उनको बाहरी का एक टैगलाइन दिया जा रहा है और उनको दोयम दर्जे का समझा जा रहा है, जैसा कि हमने सुशांत सिंह केस में देखा। हालांकि मैं उसको कोट नहीं करना चाहूंगी, वो एक अलग वो मसला है। लेकिन अगर मैं आपके अनुभवों की बात करूं, चूंकि आपने एक लंबा जीवन जिया है बॉलीवुड में, 10 साल, विगत 10 सालों से आप जूझ रहे हैं वहां पे, तो आपने कभी ऐसा महसूस किया अपने इस संघर्ष के सफर में कि आप बाहरी हैं, भीतरी नहीं? देखिए, मैं आपको बताया था एक्चुअली, जो क्रिएटिव फील्ड है, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग, म्यूजिक, सिंगिंग, लिरिक्स, ये सब में कोई बाहर भीतर का चक्कर नहीं। एक्टिंग में क्या है, एक्टिंग में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बड़ा गीतकार है, जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी गीतकार बनेगा, उसको नहीं आएगा तो उससे नहीं लिखवाया जाएगा। लेकिन उसका हीरो का बेटा या डायरेक्टर का बेटा वो नहीं भी आएगा तो उसको 10 फिल्में मिलेंगी, और उसको तब तक किया जाएगा जब तक कि 10, 20, 100 करोड़ डुबा ना दे, बर्बाद न कर जी दे। जी ऑफ कोर्स एक्टिंग के फील्ड में ऐसा है कि ऐसा किया जाता है। दूसरे जो फील्ड है, स्क्रिप्ट लेखन है, लिरिक्स है, जी म्यूजिक है, सिंगिंग है, इसमें कोई बाहर भीतर का चक्कर नहीं, जी जी सबको अच्छी चीज चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे एक दर्शक हैं दिनेश सिंह, वो पूछ रहे हैं, उनका एक सवाल आया है कि सागर जी से पूछें कि उनकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है और वो अपने दर्शकों को क्या, कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए ये सुझाव देंगे, ताकि वो रचनाओं की खूबसूरती उसमें आ सके। और कई सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई आप सरलता की शक्ति हैं, आप मिट्टी से जुड़े गीतकार हैं, आपको तमाम बधाइयां और शुभकामनाएं नीचे फ्लैश हो रही है, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो वो पूछ रहे हैं, हमारे एक दर्शक जो हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी पुस्तक पढ़ें, डॉक्टर साहब से पूछें आप। अब खास तौर से गद्य में देखें तो फणीश्वरनाथ रेणु और निर्मल वर्मा के जो मेटाफर ना, चांद इतना छोटा था कि उसे अंगूठे से पूछा जा सकता था। क्या उनसे बात, पूछा बहुत गया कि शानदार। कहानी की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा कटीली झाड़ी में फंसे हुए बुलबुल को निकालने में हाथ लहूलुहान हो जाए, वही कहानी है। ये कहानी की परिभाषा निर्मल वर्मा बताते हैं। तो ये जो मेटाफर है गद्य में, और जी वो मुझे बहुत अपील करते हैं। और पद्य में देखे तो सबसे ज्यादा मैं जिससे प्रभावित हूँ वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। और वो भी जी। क्यों, मैं रेणु को पढ़ते हुए उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मुझे फारसी तो नहीं आती, फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं कि मुझे फारसी तो नहीं आती, लेकिन उसके रूमी के भावानुवाद ही पढ़कर मेरे रोम रोम झंझना उठते हैं। क्या बात। ये पढ़ने के बाद फिर मैं रूमी के जो स्कॉलर थे जेएनयू में, मैं उनके पास गया और ढेर सारे, मतलब एक शेर है फारसी में, उसमें आप देखिए बिंब कैसा है कि ये बांसुरी क्यों रोती रहती है। तो रूमी कहते हैं कि बांसुरी अपनी बंसवाड़ से, जो बांसों का परिवार है, उससे जुदा हो जाने की पीड़ा में रोती रहती है। क्या बात, बहुत बढ़िया, तो बहुत सुंदर उन्होंने गढ़ा है। हाँ, मतलब बांसुरी में एक दर्द होता है। तो वो कहते हैं कि अपनी जड़ों से कट के अलग हो जाने की पीड़ा में बांसुरी होती रहती है।
तो ये दो चीजें मुझे बहुत अपील करती हैं। तो मैं रेणु को तो समग्र पढ़ा हूँ, निर्मल वर्मा भी मैंने समग्र पढ़े, और उसके बाद बहुतों को पढ़ा है। फिर मतलब गालिब और मीर को तो आपको पढ़ना ही होगा। तो एक कोई ऐसा राइटर नहीं है, तमाम कम से बहुत कम एक व्यापक है। दर्जन, जी हाँ जी। एक दर्जन ऐसे राइटर हैं गद्य और पद्य में कि जिसमें खूब पढ़ना चाहिए। इससे हमारी दुनिया बड़ी होगी, हमारी हमारे उसे सोचने अंतःकरण नजरिया, तराश सकते हैं। ये एक अच्छा माध्यम है, पढ़ना एक ऐसा माध्यम है जिसे हम अपने भीतर की को तराश सकते हैं। वो ये हमें भीतर पता नहीं उतरने चलता, की। हम जी जज्ब जी। करते हैं। जब मैं आपको बताऊं, मैंने एक गीत लिखा, DD1 पे वो आता था, जी। तुलसी मोरे अंगना, एक सीरियल का टाइटल सॉन्ग मैंने लिखा था। उसमें मैंने लिखा था कि जिस पेड़ के नीचे हंसती है, शाखों में फूल निकल आ। क्या बात है, बहुत जिस शानदार। पेड़ के नीचे हंसती है, शाखों में फूल निकल आए, वो पांव जमीन पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाए। क्या बात। उसकी ही मुस्कान को अब फूलों ने चुना है, एक लड़की के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तो मैं सोचने लगा कि ये मेटाफर कहाँ से आया होगा। मैं लिखने के बाद खुद सोचता रहा। मुझे लगता है कि अब मैं सोचता हूँ, मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी मैंने विद्या निवास मिश्र का ललित निबंध समग्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पढ़ा। मुझे लगता है कि अशोक के फूल निबंध में द्विवेदी जी कहते हैं कि जब अशोक के पेड़ के नीचे से सुंदरियां गुजरती हैं तभी अशोक में फूल लगते हैं। क्या पता कि वो चीज मेरे भीतर कभी किसी फॉसिल्स के रूप में रही हो, और बिल्कुल वही यहाँ बिल्कुल। गीत बन के आया हो कि जिस बिल्कुल। पेड़ के नीचे हंसती है, शाखों में फूल निकल आए। तो वो हम जी जी। जानते नहीं कि ये मेटाफर कहाँ से आ रहा है, ये प्रतीक हम्म। और बिंब कहाँ से आ रहा है। हमारे जी जी। समग्र और हमारे व्यापक अध्ययन से आता हो वो चीजें, जी हमारी जी। हमारी तखयुल की व्यापकता में वो चीजें शामिल हो रही हैं। जी। बस सवाल ये भी है सागर जी कि जिस कंक्रीट के जंगल में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, क्या क्या वो उस कंक्रीट के जंगल में आपकी जो जो संवेदनशीलता है कवि के तौर पे, एक गायक के तौर पे, एक कविकार के तौर पे, वो चिरस्थायी रह पाएगी क्या? ये सवाल बहुत व्यक्तिगत है और आपके अनुभव से जुड़ा हुआ है। जी, मैं समझता हूँ कि मैं आज भी जो ख्वाब देखता हूँ रात को, तो मैं वही देखता हूँ, मेरे वो गांव की गली और वो महुआ का पेड़ मेरे गांव के बाहर, वो पेड़ आज भी है। मैं जब जाता हूँ तो वहाँ अपनी गाड़ी को रुकवा के कुछ देर जड़ों पे बैठता हूँ। आज भी क्या मैं बात। वहाँ रुकता हूँ। तो आज भी जो मैं सपने देखता हूँ, वो सपने गांव के देखते हैं। तो मुझ में, मेरा गांव आज 20-23 बरस हो गए छूटे हुए, और मैं समझता हूँ कि आज भी मुझ में है। तो आपके केदार तसव्वुर में जी, कहीं न कहीं है वो गाँव। केदार जी कहते हैं कि जो आदमी 20 साल गांव में रह गया और 20 साल शहर में, वो कहीं का नहीं होता। तो ये जो बम्बई में था वो वही है। वो बिंब जी। कभी उधर के आ रहे हैं, कभी इधर आके देख सहरिया बबुआ का भेड़िया धसान लगे, अब मुर्गी के दरमा में जैसा फसल जो सबे के जान जी, लगे। और जी, जी, जी। मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगोते माटी में, जेरा जो अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में। तो देखिए ना, दोनों बिंब एक साथ कैसे आ रहे हैं, गांव के और शहर के। तो मैंने 20-20 साल एक तरह से देखा जाए तो जी लिया गांव और शहर को। निश्चित ही हम एक संवेदनशील कवि को और एक गीतकार को जिसने अपनी संवेदनशीलता और अपनी अपने भीतर की जो जो उसके जज्बात थे उसके आधार पे जो उसने गीतकारी करी, जो फनकारी करी, उस फनकार को हम आगे भी देखेंगे। उसके और बड़े रूप में और व्यापक रूप में बड़े कैनवास पे, ये हमारी तमाम लोगों की अपेक्षाएं हैं। हमारे दर्शक ये कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम की समाप्ति के पूर्व हम सागर जी से थोड़ा अनुरोध करें कि आप कुछ एक पंक्तियां अपनी फेवरेट गीत का कोई भी गुनगुना दें, ताकि हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर आगे बढ़ें और हम अपनी बातचीत का सिलसिला खत्म करें। तो कुछ एक पंक्तियां जो आपको याद हो, आपकी आपकी मतलब लाइफ डायरी से या आपकी मैं अपनी जब यादों मैं की किताब से। जी जब मैं पहली बार गांव से, बलिया से जब मैं बनारस आया, तो मैं फिर बहुत जल्दी गांव आ गया था। जी। लौट के मुझे गांव बहुत याद आ रहा था, गांव के प्रति बहुत वो आसक्ति ललित थी। बोध था। जी जी। तो मैंने एक कविता लिखी थी, जो कविता मुझे पसंद है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे श्रोताओं को भी पसंद आएगी।
और ललन सर होंगे जरूर, उनका कोई सवाल नहीं आया, तो ललन सर के लिए भी मैं समर्पित कर रहा हूँ। मेरे सीनियर बैठे होंगे, उन्होंने कहा था कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल रहूंगा। सर जरूर तो मेरा होंगे, वो दिख नहीं दोस्त है। रहे जी। हाँ, तो मैं वो कविता सुना रहा हूँ कि कहाँ गईल गौवा के बचपन, मनवा आज उदास भइल बा। कहाँ गईल गौवा के बचपन, मनवा आज उदास भइल बा। आ लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। पिपरा के छाहतर खेलनी, पिपरा के छाहतर खेलनी, खेलनी औरी ओल्हा पाती। पिपरा के छाहतर खेलनी, खेलनी औरी ओल्हा पाती। आ ओका बोका तीन तलोका, लैया लाची चंदन काटी। कईल धैल सब माटी हो गई, कईल धैल सब माटी हो गई। शहर में सत्यानाश भइल बा। आ लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। तो मुजवानी में सोन चिड़ैया, ठोरे ठोरे खोता साजे। मुजवानी में सोन चिड़ैया, ठोरे ठोरे खोता साजे। आ गौवा के गोइड़ा हर चले तब बैलन के घुघुर बाजे। अरले अरले आर चढ़ावे, अरले अरले आर चढ़ावे, खेतवा सोमरा चास भइल बा। आ लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। तब भिन सारे जब लाल किरनिया बसवारी से झाँके ले। भिन सारे जब लाल किरनिया बसवारी से झाँके ले। आ एक खूंटा से वो खूंटा चितकबरी गैया माँ के ले। एक खूंटा से वो खूंटा चितकबरी गैया माँ के ले। गौवा के देखते जैसे देवी देवता के बास भइल बा। आ लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। तो बूटन बाबा अपना कौड़ा ऐसन धोई रमावत रहला। बूटन बाबा अपना कौड़ा ऐसन धोई रमावत रहला। आ रानी कौआ हकनी या सरंगा के खिस्सा सुनावत रहला। आगी फूंक फूंक तापे खातिर दुअरे आज कजास भइल बा। आ लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। तो भुलाइयो के अब नाव न लेब, फिर शहर में आवे के। भुलाइयो के अब नाव न लेब, फिर शहर में आवे के। आ चला चला ये सागर अब गौवे में गीत बनावे के। चला चला ये सागर अब गौवे में गीत बनावे के। उहे दिनवा सोच सोच भर भर आँखी में आंस भइल बा। आ लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब इतनी संवेदनशील कविता जो ग्रामीण परिवेश और शहर के परिवेश दोनों को ही आपस में समन्वित करती है। ये बड़ा अच्छा, आपने बहुत अच्छी कविता लिखी और मुझे लगता है ये तब की कविता है जब तरुणाई में आप थे, मेरे ख्याल से, जैसा आपने बताया। जी जी कॉलेज के दिनों की कविता थी। जी निश्चित ही आज बातचीत हमारी डॉक्टर साहब से हुई, डॉक्टर सागर से बहुत अच्छी बातचीत रही। हमने खूब सारी बातें की, इनके जीवन की कुछ एक पर्दों को भी हटाया, कुछ जज्बात शेयर किए, साझा किया। हमने इनके गीतों को भी सुना और मुंबई में काबा फेम गीतकार से भी मिले और हमारे दर्शकों तक उनकी बातचीत पहुंचाई। बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका, सागर जी। हम उम्मीद करते हैं जी। आने वाले वक्त में, जी, हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में हम एक बड़े व्यापक फलक पे आपको देखें, बड़े-बड़े निर्देशकों के साथ आपको देखें, गीत रचते हुए। आप बहुत ऊँचा जाएँ, आपका फलक इतना व्यापक हो कि शायद हम वहाँ तक हमारी नज़रें ना पहुँच पाएँ। लेकिन उम्मीद है कि आप जिस सीढ़ी से ऊपर जाएँ, उस सीढ़ी से उतरने का रास्ता भी याद रखें, साधारण बने रहें। ये बार-बार मैं इसलिए कह रही हूँ, चूँकि आप गाँव से हैं और गाँव की मिट्टी से मेरा भी खास लगाव रहा है इसलिए। जी तो जी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप मुंबई में सिर्फ़ मुंबई ही क्यों, हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाएँ, अलग-अलग निर्देशकों के साथ काम करें, आपके गीत हर ज़ुबान पे हो और इस देश का बच्चा-बच्चा आपको गुनगुनाए। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर सागर को बहुत-बहुत हार्दिक अशेष शुभकामनाएँ कि वो बार-बार हमारे पटल पे आते रहें, कुछ नया रचते रहें और गीत गाते रहें। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, अपने अतिथि के लिए कुछ एक पंक्तियाँ आते वक़्त और कुछ एक पंक्तियाँ उनकी विदाई के वक़्त देते हैं। तो सागर जी, आपके लिए कुछ पंक्तियाँ। तो वो जी कहते हैं कि अभी तो असली मंजिल बाकी है। वो कहते हैं कि अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन,
अभी तोलना आसमान बाकी है। तो क्या अभी बात। बहुत सारा आसमान मापना है, बहुत सारी दुनिया देखना है, एक बड़ी दुनिया में जहाँ हम सब समा सकें और हम ये कह सके फख्र के साथ, अभिमान के साथ, गौरव के साथ कि यस, हम डॉक्टर सागर को जानते हैं, वो हमारी मिट्टी से हैं और हमारी हमारी अभिमान है, हमारी गौरव है। बहुत-बहुत आभार डॉक्टर साहब, आप आए डॉक्टर सागर, आपकी भविष्य की तमाम शुभकामनाओं के साथ। बहुत आभार। थैंक शुक्रिया, यू सो मच। इतनी प्रिय, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।